आज हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी लेके आए हैं। ये साल 2017 की एक बेहतरीन साइंस फिक्शन फिल्म है। फिल्म का नाम है ब्यूटीफुल एक्सीडेंट और ये एक चाइनीज मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग्स 6.5 है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए क्योंकि इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। तो कहानी की शुरुआत में हमें सू नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि पेशे से एक वकील है और वो बहुत प्रोफेशनल है और सू में जरा भी इमोशंस नहीं है और वो हर तरह से सिर्फ उसे मिले केस जीतने पे विश्वास रखती है, चाहे फिर उसमें किसी निर्दोष को ही सजा क्यों ना हो जाए और इस सब से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और शुरुआत में भी यही दिखाया जाता है कि सू एक अमीर परिवार के एक बिगड़े लड़के का केस लड़ रही थी जिस पे आरोप था कि उसने एक लड़की से रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश करी थी और अब सू उसके क्लाइंट्स के साथ बैठी नजर आती है जहां वो उस विक्टिम लड़की और उसकी मां के साथ उसके क्लाइंट्स का कॉम्प्रोमाइज करवाने की कोशिश कर रही थी। वो उस लड़की की मां को कहती है कि अगर वो केस करेंगी तो उसमें उनका बहुत पैसा खर्चा होगा और साथ ही वो केस उन पर उल्टा पड़ जाएगा क्योंकि उनके पास इस घटना का कोई भी सबूत नहीं है। और सू की ये बात सुनने के बाद वो लड़की और उसकी मां कुछ पैसों के बदले कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मान जाती है क्योंकि वो लोग बहुत गरीब थे, मगर सू उनसे कॉम्प्रोमाइज करवा के वो केस खत्म करवा देती है और फिर वो लोग मुकर जाते हैं और उन्हें मुआवजे के पैसे भी नहीं देते। जिसके बाद सू को उसके साथ का ही एक वकील कहता है कि उसने उस लड़की के साथ बहुत गलत किया है, अगर ये सब उसके साथ हुआ होता तो क्या तब भी वो यही करती, मगर सू उस वकील की बातों को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सू को उसकी फ्रेंड जिसका नाम मिन है उसके साथ दिखाया जाता है। मिन भी एक वकील है और उसकी ही लॉ फर्म में सू काम करती है और वो भी सू को कहती है कि उसे थोड़ा इमोशनली भी सोचना चाहिए और उनकी बातों से ही हमें इस बात का भी पता चलता है कि सू अपनी आगे की पढ़ाई के लिए जर्मनी जा रही है। हालांकि मिन उसे काफी समझाती है कि उसे अब लाइफ में सेटल होने के बारे में, शादी और फैमिली बनाने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि पढ़ाई के लिए। पर सू उसे कहती है कि उसे किसी लड़के की जरूरत नहीं है, वो खुद ही सब कर सकती है। जिसके बाद वो अपनी माँ की ग्रेव पर जाती है और वो अपनी माँ से वहाँ कुछ बात करती है और यहाँ हमें इस बात का पता चलता है कि सू को उसकी माँ ने ही पाल कर बड़ा करा था और उसने अपने डैड को बचपन से ही नहीं देखा था और वो अपने डैड से बहुत नफरत करती थी क्योंकि उसकी माँ ने उसे ये बताया था कि उसके डैड एक बुरे इंसान थे, इसलिए उन्होंने हमेशा उसे उसके डैड से दूर रखा था और कभी मिलने भी नहीं दिया। जिसके लिए सू अपनी माँ को यहाँ थैंक्स कहती है कि उसने उसके बुरे पिता से उसे हमेशा बचा के रखा और यही कारण था कि उसने बचपन से ही उसके डैड को नहीं देखा था। जिसके बाद उसी रात सू उसकी जर्मनी की फ्लाइट लेने के लिए एयरपोर्ट जा रही थी, लेकिन तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद जब सू की आंख खुलती है तो वो खुद को एक चेयर पर बैठा पाती है और उसके हाथ में एक नंबर होता है और जैसे ही वो नंबर पुकारा जाता है तो सू उठकर सामने के काउंटर पर जाती है। वो काउंटर पर बैठी लेडी से पूछती है कि क्या ये कोई हॉस्पिटल है, पर वो लेडी उसे कहती है कि ये काउंटर ऑफ फेट है, जिसका मतलब ये था कि सू मर चुकी है और ये सू की आत्मा है जो यहाँ काउंटर पर खड़ी है। जिसके बाद उसे एक दूसरे काउंटर पर भेजा जाता है जहाँ एक दूसरी लेडी बैठी थी जो सू से उसका नंबर लेती है और जब वो नंबर वो चेक करती है तो वो थोड़ा घबरा जाती है और फिर वो सू को लेके उनके डायरेक्टर के पास आती है जिनका नाम डायरेक्टर जेंग होता है और वो उसे बताते हैं कि वो मर चुकी है, मगर उसे अभी मरना नहीं था, उसकी मौत अभी नहीं लिखी थी, पर उनके स्टाफ के आदमी से एक गलती हो गई और उसने एक दूसरी लड़की की जगह गलती से तुम्हें ऊपर बुला लिया। और ये सुन के सू उन पर भड़क जाती है और कहती है कि उसे अभी तुरंत वापस भेजा जाए, मगर वो लोग उसे बताते हैं कि ये एक बड़ी गलती है जिसे सुधारने में उन्हें करीब 7 दिन का वक्त लग जाएगा और जब तक ये गलती सुधर नहीं जाती है तब तक वो यहाँ उनके साथ भी नहीं रह सकती है और इसलिए वो तब तक के लिए उसे नीचे धरती पर ही किसी और की बॉडी में भेज देंगे। पर सू किसी की कोई बात नहीं सुनती है और जिद लगाती है कि उसे उसकी ही बॉडी में भेजा जाए। तो फिर उसे जेन कहता है कि उसे उनकी बात माननी होगी, नहीं तो फिर वो कभी वापस नहीं जा पाएगी। और ये सुन के सू उनकी बात मान लेती है और धरती पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। तब फिर जेन उसे कुछ ध्यान रखने वाली बातें बताता है, जैसे कि उसे जिसकी बॉडी में भेजा जा रहा है तो वहाँ जाके उसे ये कोशिश करनी है कि उसे कोई पहचान ना पाए। और वो बताते हैं कि नीचे उसका फेस और आवाज सेम ही होगी और उसे जिस लड़की की बॉडी में भेजा जा रहा है वो एक प्रोफेशनल है। और फिर अगले ही पल सू को होश आता है तो वो देखती है कि वो एक बिस्तर पर थी और उसके साथ एक आदमी और भी लेटा होता है जो उसका पति था और उसकी एक बेटी और एक छोटा लड़का भी था।
और ये देखकर सू को बहुत अजीब लगता है। और अब सू की पूरी लाइफ बदल गई थी। कहाँ वो पहले सेल्फ डिपेंडेंट और सिंगल हुआ करती थी, उस पे कोई जिम्मेदारी नहीं थी, और अचानक से वो सिंगल से एक हाउसवाइफ बन गई थी। और इसी वजह से सू कुछ समझ नहीं पाती है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। और सू की अजीब हरकतों को देखकर उसका बेटा शैंक उसे पहचान जाता है कि वो उसकी मॉम नहीं है, और सू भी फिर उसे बता देती है कि वो उसकी मॉम नहीं है, पर वो उसे बताती है कि उसकी मॉम भी जल्दी वापस आ जाएंगी। हालांकि शैंक उसे कहता है कि आप भी बुरी नहीं हो वैसे। जिसके बाद सू ना चाहते हुए भी उसके बेटे को स्कूल बस पे ड्रॉप करने जाती है, जहां बाकी बच्चों की मॉम्स होती हैं, जो सू से बात करती है। लेकिन सू तो किसी को नहीं जानती थी, सू के लिए ये सारे लोग नए थे। जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड और लॉ फर्म की चीफ से मिलने जाती है, लेकिन वो उसे नहीं पहचान पाती है। और फिर सू अपने लग्जूरियस अपार्टमेंट में जाती है जहां वो रहा करती थी, लेकिन वहां का गार्ड उसे बाहर से ही भगा देता है, क्योंकि अब कोई भी पुरानी सू को जानता ही नहीं था। और इस सब से नाराज होकर सू दोबारा मरने का सोचती है, ताकि ऊपर जाके वो डायरेक्टर जेन से इस बारे में बात कर सके। लेकिन बहुत प्रयासों के बाद भी सू को सामने वाली गाड़ी टक्कर मारती ही नहीं है। और अब सू समझ जाती है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन 7 दिन खत्म होने से पहले उसकी दोबारा मौत नहीं होगी। जिसके बाद सू एक वॉशरूम में जाती है, जहां उसके बगल में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जो अगले ही पल डायरेक्टर जेन में बदल जाती है। और फिर डायरेक्टर जेन सू को समझाते हैं कि सिर्फ 7 दिन की बात है, उसके बाद तुम वापस अपनी दुनिया में लौट सकती हो। जिस पे सू कहती है कि आपने तो कहा था कि जिस बॉडी में तुम जा रही हो वो किसी प्रोफेशनल की होगी, पर ये तो एक हाउसवाइफ है। तब डायरेक्टर जेन कहते हैं कि हाउसवाइफ भी एक प्रोफेशन ही होता है, और उसकी इम्पोर्टेंस तुम्हें कुछ वक्त में पता चल जाएगी। जिसके अगले ही पल में डायरेक्टर जेन की जगह वही बूढ़ी लेडी वापस आ जाती है। और इस सब से परेशान होकर अब सू शॉपिंग के लिए जाती है, और वो गुस्से में बहुत सारा सामान ले लेती है। मगर बिल काउंटर पर उसे पता चलता है कि उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट तो इतनी है ही नहीं जितने का उसने सामान ले लिया है, और उसके पास कैश भी ज्यादा नहीं था। तो निराश होकर सू वापस जा ही रही होती है कि तभी उसे एक फोन कॉल आता है, और दूसरे बच्चों की मदद से उसे पता चलता है कि उसका बेटा स्कूल से कब का वापस आ गया है, और बस स्टॉप पर ही वो कब से खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। तो फिर सू अपने बेटे को लेके घर आ जाती है, और घर आकर उसका बेटा शैंक उसे अपनी सिस्टर और फादर के बारे में सब कुछ बताता है, ताकि जब तक वो यहाँ है तब तक उसे कोई परेशानी ना हो। और यहाँ हमें उनका नाम पता चलता है, और सिस्टर का नाम शिया है और फादर का नाम जियान है। और रात को सू सबके लिए उनकी पसंद का खाना बनाती है, लेकिन किसी को भी वो डिश पसंद नहीं आती, क्योंकि सू को कहाँ वो सब डिश बनानी आती है। जिसके बाद रात को उसके हस्बैंड जियान उसे बताते हैं कि कुछ दिनों के बाद उनके ऑफिस में एक पार्टी है, जहां उन्हें साथ जाना है। तो सू ये सुन के बहुत खुश हो जाती है, और खुशी में वो कहती है तो क्या मैं पार्टी के लिए एक नई ड्रेस ले लूं, और साथ में वो कई और भी चीजें लेने का कहती है। और ये सुन के जियान हाँ तो कर देता है, लेकिन वो हैरानी से सू की तरफ देखता है, क्योंकि सू तो पैसे खर्चा करने पे नहीं बल्कि हमेशा पैसा बचा के चलने पर विश्वास करती थी। जिसके बाद जियान सू के करीब जाने की कोशिश करता है, और ये सब तो जियान के लिए नॉर्मल था क्योंकि सू उसकी वाइफ थी, मगर सू के लिए ये सब नॉर्मल नहीं था, इसलिए वो बाहर जाके सोफे पर ही सो जाती है। जिसके बाद अगले दिन सू सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, और फिर उसके बेटे शैंक को स्कूल छोड़ने के बाद वो घर की साफ सफाई करती है। और साफ सफाई के दौरान ही उसे उसकी बेटी शिया की डायरी मिलती है, जिसमें उसने उसके बॉयफ्रेंड का जिक्र भी करा था, जिसे पढ़ के उसे काफी हंसी आती है। जिसके बाद रात में सू ने सबके लिए फिर से कुछ अच्छी डिशेस बनाई थी, जो उनकी माँ अक्सर ही उनके लिए बनाया करती थी। जिसके बाद जियान जब घर आता है तो वो सू की नई ड्रेसेस देखकर सदमे में चला जाता है, क्योंकि वो ड्रेसेस बहुत महंगी थी। तब जियान कहता है कि ये पैसे उसने बच्चों के फ्यूचर के लिए सेव करे थे। वो हैरान था कि सू जो सेविंग्स पर बिलीव करती थी, वो अचानक से इतना खर्चा कैसे करने लगी। तो सू कहती है कि हमें अपने बारे में भी तो थोड़ा सोचना चाहिए ना। और ये सब देखकर जियान गुस्से में कहीं चला जाता है, और दुखी होकर सू भी एक बियर बार में जाके ड्रिंक्स करने लगती है। और अब उसे लगता है कि इतने एफर्ट्स के बाद भी वो सबको खुश नहीं रख पाती है। और बार से वापस लौटते वक्त सू को एक लड़का और लड़की किस करते हुए नजर आते हैं, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी शिया ही थी। और ये सब देखने के बाद भी सू उसे डांटती नहीं है, बल्कि उल्टा वो उसे किस करने और डेटिंग करने की टिप्स देने लगती है। और ये सब देखकर शिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी मॉम कितनी चेंज हो गई है और वो कितनी कूल है। जिसके बाद उसी रात को सू जब उसकी बालकनी में थी, तभी वहाँ पर डायरेक्टर जेंग आ जाते हैं, जो देखने आए थे कि सब ठीक चल रहा है या नहीं। तब सू उनसे पूछती है
कि इन बच्चों की असली मॉम कहाँ है। तब वो उसे बताते हैं कि उसकी तो कब की हार्ट फेलियर से मौत हो गई थी, और अगर तुम यहाँ नहीं आती तो कब का इन बच्चों के सर से उनकी माँ का साया उठ चुका होता। और ये सुन के सू को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो सो जाती है। और जब अगले दिन उसकी नींद खुलती है तो वो वही महंगी वाली ड्रेस उसके सामने रखी देखती है, जो कि उसके हस्बैंड ने ही प्यार से रखी थी। और वो ड्रेस देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाती है। जिसके बाद उसी शाम वो दोनों जियान की ऑफिस पार्टी में जाते हैं। जियान एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में क्वालिटी मैनेजर है और उसके बॉस ने क्वालिटी में बहुत कॉम्प्रोमाइज करा था और बहुत घटिया क्वालिटी का मटेरियल यूज करा था, जिसकी शिकायत जियान उनकी कंपनी प्रेसिडेंट को करना चाहता था, पर उसका बॉस उसे ये करने से बहुत रोकता है। तब सू आगे आती है और वो ये सारी बातें कंपनी प्रेसिडेंट को बता देती है, जिसके बाद उसका बॉस अकेले में आके फिर एक बार जियान को धमकाता है। तो सू आगे आके कहती है कि वो लोग उस पे केस कर देंगे और ना जाने कितनी धारा और दफाएं वो उसको गिना देती है, जो उसके खराब काम के कारण उस पे लग सकती है। और तब गुस्से में उसका बॉस सू को धक्का दे देता है और अपनी वाइफ की बेइज्जती देख जियान आगे आके बॉस पर जोर से चिल्ला देता है, जिसे देख उसका बॉस डर के वहाँ से चला जाता है। और फिर पार्टी के बाद भी उस रात सू और जियान साथ में काफी फन करते हैं और एक दूसरे से अपनी दिल की कई सारी बातें भी करते हैं। और जब उस रात वो दोनों घर आते हैं तब वो एक दूसरे को किस करते हैं और वो इंटीमेट होते उससे पहले ही उन्हें उनकी बेटी के रोने की आवाज आती है। और जब वो लोग जाकर देखते हैं तब उन्हें उसकी बॉडी पर चोट के कई सारे निशान दिखाई देते हैं, पर शिया कुछ बता नहीं रही थी। तो सू जियान को बाहर जाने को बोलती है। तब फिर उनकी बेटी शिया सू को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करी। और ये सारी बातें जियान भी कमरे के बाहर खड़े होकर सुन लेता है और फिर वो गुस्से में उस लड़के को जाके बहुत मारता है, जिसकी अगली सुबह पुलिस स्टेशन से एक फोन कॉल आता है और सू तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां एक रूम में जियान और वो लड़का भी था जिसे जियान ने मारा था। वहां उस लड़के की माँ और उनकी लॉयर भी थी और वो लोग जियान और सू को धमका रहे थे और एक बड़ा केस बना के वो जियान को जेल में डालने की कोशिश में थे। और ये सब देखकर सू को वो समय याद आ जाता है जब उसने भी ऐसे ही एक रेप केस में आरोपी लड़के को बाइज्जत बरी करवा दिया था। पर अब जब ये सब उनके साथ हो रहा था तो सू को अपनी गलती समझ आती है और अब सू वो केस खुद हैंडल करती है, क्योंकि वो उसकी पास्ट लाइफ में एक प्रोफेशनल लॉयर ही थी। वो उन माँ बेटे और उनकी वकील को कहती है कि इनके बेटे ने मेरी बेटी से रेप करने की कोशिश करी है, जिसके विटनेस भी हमारे पास हैं। और रही बात मेरे हस्बैंड जियान की, तो उन पर तो छोटा मोटा केस बनेगा मारपीट का, जिसमें अगर उन्हें जेल भी हुई तो 2-4 दिन से ज्यादा नहीं होगी। पर अगर वो लोग उनके बेटे पर केस करेंगे तो दोषी पाया जाने पर उसे उम्र कैद भी हो सकती है। और फिर एक एक करके सू कई ढेरों दफाएं उनके लड़के पे वही लगा देती है और पल भर में ही ये सारा मैटर उनके पक्ष में आ जाता है। और सामने वाली पार्टी जो पहले बहुत घमंड में थे, वो लोग अब उनके हाथ पैर जोड़ने लग जाते हैं और वो माँ बेटे सबके सामने वहाँ माफी भी मांगने लगते हैं। जिसके बाद जब वो लोग वापस अपने घर लौटते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी बेटी अब भी रो रही थी। तब सू उसका मन शांत करने के लिए उसे अपने जीवन की एक स्टोरी सुनाती है। वो उसे बताती है कि उसकी लाइफ में साजू नाम का एक लड़का था और वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उस लड़के ने सू को प्रपोज भी किया था, पर सू ने उस वक्त उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। और जब सू उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहती थी तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो लड़का यानी कि साजू कहीं दूर जा चुका था। और ये कहानी सुन के सू की बेटी शिया कहती है, यानी कि मेरे डैड में जरूर कुछ खासियत तो रही होगी जो आपने उन्हें पसंद किया। और ये सुन के सू मुस्कुराने लगती है, क्योंकि ये कहानी तो शिया की माँ की थी ही नहीं, ये कहानी तो सू की थी। और अब उन चारों के डिफरेंसेस खत्म हो चुके थे और वो सब एक दूसरे के काफी क्लोज आ चुके थे और सू भी अब उनकी फैमिली में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गई थी। जिसके अगले दिन सू जब अपने बेटे को स्कूल के लिए छोड़ने जा रही थी, तभी अचानक से उसके बेटे की आंखों की रोशनी चली जाती है और उसे कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है। जिसके बाद सू उसे हॉस्पिटल लेके आती है, जहां उसे डॉक्टर बताते हैं कि शैंक की आंखों के कॉर्निया में प्रॉब्लम है और उसका तुरंत ही एक ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो वो फिर कभी देख नहीं पाएगा। ये दिक्कत आज पहली बार उसे नहीं आई, बल्कि बहुत वक्त से शैंक को ये परेशानी थी, जो आज काफी ज्यादा बढ़ गई। जिसके बाद वो लोग तुरंत ही उसके ऑपरेशन के लिए मान जाते हैं और सू उनकी फैमिली और शैंक से इतनी ज्यादा जुड़ गई थी कि शैंक को दर्द पहुंचता देख उसे भी बहुत दुख होता है। वो उनकी असली माँ तो नहीं थी, लेकिन वो सारी फीलिंग्स महसूस कर पा रही थी जो कि एक असली माँ करती। जिसके बाद शैंक का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और सू अपने बेटे को देखने जा ही रही थी कि तभी वहाँ डायरेक्टर जेंग आ जाते हैं
और सू को रोकते हैं और उससे साथ चलने को कहते हैं, क्योंकि उसका 7 दिन का समय पूरा हो चुका था और अब समय था उसका वापस उसकी दुनिया में लौटने का। लेकिन सू अब अपनी दुनिया में नहीं जाना चाहती थी, उसे अब यहीं पर अच्छा लगने लगा था। पर डायरेक्टर जेंग उसे कहते हैं कि ये उसकी जिंदगी नहीं है, तो वो यहाँ नहीं रुक सकती है। तब सू पूछती है कि अगर वो यहाँ से चली गई तो फिर यहाँ क्या होगा। तब जेंग उसे बताते हैं कि बच्चों को फिर वो बात पता चल जाएगी जो उन्हें 7 दिन पहले ही पता चल जानी चाहिए थी, कि उनकी मदर अब इस दुनिया में नहीं है। पर सू डायरेक्टर जेंग की पूरी बात सुने बगैर ही वहाँ से भाग जाती है और उसके बेटे शैंक के पास हॉस्पिटल आ जाती है और वो उसके गले लग जाती है और उसे कहती है कि प्लीज अपना ख्याल रखना। और फिर वो अपनी बेटी के भी गले लगती है और फिर उसके हस्बैंड जियान से भी। जिसके बाद अपने दिल पे पत्थर रखकर सू डायरेक्टर जेंग के साथ चली जाती है। जिसके बाद जेंग दोबारा सू को उसी जगह ले जा रहे थे जहां उसका पहले एक्सीडेंट हुआ था और अब वापस से वो वहां एक और एक्सीडेंट करवाने सू को ले जा रहे थे, ताकि सेम इंसिडेंट दोबारा से रिपीट हो और सू अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाए। और रास्ते में डायरेक्टर जेंग सू को बताते हैं जिस फादर से वो हमेशा नफरत करते आई थी, वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही है। यानी कि डायरेक्टर जेंग ही सू के पिता थे और उनकी लाइफ में कुछ ऐसे कारण थे जिस वजह से वो उनके साथ नहीं रह सके थे, जिसका उन्हें आज भी बहुत अफसोस है। और वो बताते हैं कि वो उसे और उसकी माँ दोनों को हमेशा से ही बहुत प्यार करते थे। वो हमेशा उसकी फिक्र करते थे और हमेशा उसे ऊपर से देखते रहते थे। और फिर वो कहते हैं कि मैं इतना भी बुरा आदमी नहीं हूँ जितना कि तुम मुझे समझती आई हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। और तभी उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है और अब की बार जब सू को होश आता है तब वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है। उसको यकीन नहीं होता कि वो अपनी असल जिंदगी में वाकई लौट आई है। तो वो वापस उसी हॉस्पिटल में जाती है जहाँ उसका बेटा शैंक एडमिट था, लेकिन उसे वहाँ उसका बेटा नहीं मिलता और हॉस्पिटल रिकॉर्ड से उसे पता चलता है कि शैंक नाम का ऐसा कोई बच्चा वहाँ एडमिट हुआ ही नहीं था। जिसके बाद वो उसी घर में जाती है जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ रहती थी, पर वहाँ भी उसे कोई और ही औरत मिलती है जो उसे कहती है कि यहाँ ऐसा कोई शख्स नहीं रहता है जिसे वो ढूंढ रही थी। और फिर वो बच्चों के बस स्टॉप पर भी जाती है जहाँ दूसरे बच्चों की मॉम भी उसे नहीं पहचान पाती है। तो उसे अब विश्वास हो जाता है कि वो वाकई में अपनी जिंदगी में लौट आई है और अब चाहकर भी वो उस पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जा सकती है। उसे अपनी जिंदगी में लौटने की खुशी तो थी, लेकिन दुख भी था उसकी फैमिली को खोने का। लेकिन अब सू को फैमिली क्या होती है उसकी इम्पोर्टेंस समझ आ चुकी थी। जिसके बाद वो अपने साथी लॉयर से मिलती है और उन्हें वो उस लड़की को जस्टिस दिलाने को कहती है जिसके साथ मॉलेस्टेशन हुआ था और जिसे उसने पहले मुआवजे के पैसे तक नहीं मिलने दिए थे। वो कहती है कि वो जल्द उन्हें कुछ सबूत ला के देगी जिससे उस लड़की को इंसाफ मिल सकेगा। और ये सब उसने उसकी पिछली लाइफ में उसकी बेटी के साथ हुए इंसिडेंट से सीख कर किया। जिसके बाद बताया जाता है कि अब सू को फैमिली की इम्पोर्टेंस समझ आ चुकी थी, इसलिए वो अपनी कजन सिस्टर और उसकी बेटी के साथ रहने लगी थी। जिसके बाद वो जर्मनी जाने के लिए निकल जाती है अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। और उसी फ्लाइट में ही उसे उसका कॉलेज टाइम का फ्रेंड सासू भी मिलता है। ये वही फ्रेंड था जिसने कॉलेज टाइम में सू को प्रपोज भी किया था, लेकिन तब सू ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था और उसके बाद वो उसे आज मिला है। वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर है और काम के सिलसिले में ही वो भी जर्मनी जा रहा था और उसने भी अब तक शादी नहीं करी थी। और वो दोनों फ्लाइट में ही एक दूसरे का कॉन्टैक्ट नंबर भी तुरंत ही एक्सचेंज कर लेते हैं। जिसके बाद ये खूबसूरत स्टोरी का यही एंड हो जाता है। ये स्टोरी हमें एक फैमिली क्या होती है और उसकी क्या अहमियत होती है ये बताती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो गुड बाय एंड टेक केयर।